एक बहुत ही गरीब आदमी होता है, उसके 3 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। इसलिए वो कमाने के लिए विदेश चला जाता है। वहां जाकर मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद जो पैसे भेजता था उस पैसे से घर का खर्च चलता है। जो उसकी सबसे बड़ी वाली बेटी है, उस बेटी का गांव के ही एक लड़के से अफेयर हो जाता है। और जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो पिता को बहुत ज्यादा दुख होता है। इससे पहले कि पिता कोई कदम उठाता, वो बेटी उसके साथ भाग जाती है। वो कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती है, उसका आज तक भी कोई अता पता है ही नहीं। दूसरी बेटी भी कुछ ऐसे ही नक्शे कदम पर चलने लगती है। और जो पता चलता है तो गांव के ही एक लड़के से, जो कि हिंदू समाज से होता है, लड़की मुस्लिम समाज से होती है, उससे उसका अफेयर हो जाता है। इससे पहले कि पिता कोई कदम उठाता, वो वापस लौट कर आता, तब तक वो लड़की भाग चुकी थी। उसके साथ वो लड़की दूर कहीं रह रही है, उसके बारे में तो अगर पता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। जब तीसरी बेटी थोड़ी बड़ी होने वाली थी तो उसकी माँ ने अपने पति से साफ साफ बोल दिया कि तुम्हें यहीं आकर चाहे कम पैसे कमाओ लेकिन यहीं वापस आ जाओ। और बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बेटा छोटा ही होता है। जब बेटे को डॉक्टर के पास लेके पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बेटे को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। अब इसके बाद इस घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। समझ नहीं आता कि आखिरकार करें तो क्या करें। एक रात में उसने अपनी छोटी वाली बेटी, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होगी, वो एक लड़के से बातचीत कर रही थी। और जैसे ही पिता की नजर पड़ती है, पिता ने उसका मोबाइल छीना और ये पता करने की कोशिश की तो गांव के ही एक और हिंदू लड़के से उसकी तीसरी बेटी का भी अफेयर हो जाता है। इसके बाद जो होता है, इस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इस घटना का जब खुलासा होता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अगर वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ होता तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता, क्योंकि उस सीसीटीवी कैमरे ने जो पुलिस की मदद की है वो अपने आप में वाकई कमाल हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये बात है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर 17 मई 2026 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास एक सफाई कर्मी होता है, जो कि छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो होती है, गाड़ी नंबर 15,114 है, उसकी सफाई करने के लिए वो गया हुआ था। S1 बोगी के अंदर जब वो साफ सफाई कर रहा था, उसकी नजर पड़ जाती है एक लोहे के बक्से पर। बड़ा सा लोहे का बक्सा होता है और उस बक्से को देखने के बाद उसने उसको हिलाने डुलाने की कोशिश की। साथ ही उसने उसमें अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। वो वहां से दौड़ता हुआ सीधा जीआरपी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कहता है कि साहब, ये 15,114 है, छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है, उसके S1 बोगी में एक बक्सा रखा हुआ है और वो बक्सा कुछ संदिग्ध प्रतीत होता है, आपको चलना चाहिए। जैसे ही सूचना मिलती है, एसीपी रोहित मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर जाने के बाद उस बक्से को उस बोगी से बाहर निकलवाया जाता है और निकलवाने के बाद उसका ताला तोड़वाया जाता है। और जैसे ही ताला टूटता है, टूटने के बाद जो बक्सा खुलता है तो उसके अंदर पॉलिथीन से लिपटा हुआ, साथ ही जो कपड़े थे उनसे लिपटा हुआ, शरीर के अलग अलग 5 टुकड़े रखे हुए थे, जिसमें 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं और धड़ होता है। सर नहीं था। 5 हिस्से मौके पर मौजूद थे लेकिन सर नहीं था। ये लाश किसकी है, कौन है, क्या है, बहुत सारे सवाल थे और इन सवालों का जवाब पुलिस जानना चाहती थी कि यह बक्सा कैसे आया और लाश किसकी है, साथ ही हत्यारा कौन है और हत्या करने के पीछे का मकसद क्या है। पुलिस ने अब अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। इसके लिए 3 टीमें बनाई जाती हैं और 3 टीमों को जिम्मेदारी दी जाती है कि इस घटनाक्रम में जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कर दीजिए। दरअसल लगभग 550 किलोमीटर का सफर तय करके बिहार के छपरा से ये गाड़ी गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर लखनऊ में पहुंचती है और इसमें रास्ते में लगभग 20 स्टेशन पड़ते हैं। और 20 स्टेशनों पर जो टारगेट बनाया हुआ था वो लगभग 800 सीसीटीवी कैमरे का टारगेट था कि हर जगह हर स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे खंगालने हैं। उसके अलावा जो आसपास के इलाके में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे होंगे उनको भी खंगालना है। अब इसके बाद S1 बोगी जो होती है वो दरअसल आरक्षित वाली सीट होती है कि रिजर्वेशन वाला होता है, स्लीपर डिब्बा था। और उसमें जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, स्लीपर में टिकट लिया हुआ था, उन सभी लोगों को फोन किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि तुमने कोई भी ऐसी सस्पिशियस, ऐसी कोई संदिग्ध बात देखी हो इस घटनाक्रम के पीछे, यहाँ पर एक बक्सा मिला है, उसके बारे में जो कोई जानकारी है आप हमें बताइए। जितने भी यात्रियों से पूछा जाता है, अधिकांशतः 99% यात्री ये बोल देते हैं कि जिस वक्त भी ये बक्सा आया होगा उस वक्त हम लोग सोए हुए थे, हमें कुछ भी नहीं पता ये घटना कब की है कब की नहीं है। ज्यादातर लोग मना कर देते हैं। इसके बाद पुलिस ने और भी कोशिश करना शुरू कर दिया। ये जो 800 सीसीटीवी कैमरों का दावा किया जा रहा था उनको भी देखना शुरू कर दिया। और इस बीच में अचानक ही पुलिस की जो नजर है वो S1 बोगी से अगला वाला जो बोगी थी वो फर्स्ट एसी का था, यानी कि उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब पुलिस ने जो उन सीसीटीवी कैमरों को देखना शुरू किया है तो एक महिला होती है जो कि बुजुर्ग है, 2 पुरुष होते हैं वो भी बुजुर्ग होते हैं, तीनों बुजुर्ग थे, वो यहां से निकल रहे थे। तो पुलिस के लिए यही एक प्राइम सस्पेक्ट है कि आखिरकार ये एसी के बोगी में क्या कर रहे हैं। अब उनके बारे में देखा जाता है तो ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का जिला कुशीनगर होता है और कुशीनगर में ही एक तमकहू एक रेलवे स्टेशन होता है। तो तमकहू रेलवे स्टेशन पर वो उतरते हैं
अब उनके फोटो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बनाए जाते हैं। बनाने के बाद उनके स्टेशन से बाहर निकलते हैं और लोगों से पूछा जाता है कि क्या तुम इन तीनों व्यक्तियों में से किसी को पहचानते हो, जानते हो? तभी आसपास के दुकानदारों ने कहा कि हम तो इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, ये तो बिग्गन अंसारी है। बिग्गन अंसारी की क्योंकि उसके चेहरा, उसकी जो चेहरे पे दाढ़ी है, उसकी जो पहनावा है वो एकदम अलग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ई रिक्शा चलाता है, इसलिए लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं। उसकी कदगाठी, उसको पहचानना बहुत आसान था। अब जैसे उसके बारे में पता करने की कोशिश की तो वो कुशीनगर जिले का एक थाना लगता है सेवरही, और सेवरही थाना क्षेत्र का गांव लगता है पिपारा घाट मुस्तकिल के ये टोला जयपुर लगता है, वहां का रहने वाला होता है। अब पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं। बोशीदा हालत यानी कि बहुत ही गरीब हालत में उसका घर है, परिवार है। जैसे उसका घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो वो निकल के आता है। पुलिस उसको देखती है और सीसीटीवी कैमरे में जो फोटो लिया गया था उसको देखती है। एक सेकंड में मिलान हो जाता है। उसको फिर पुलिस सस्पेक्ट के आधार पर हिरासत में ले लेती है, और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछती है कि तुम्हारी घर में कोई ऐसी महिला है जो गायब है? वो इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन पुलिस ने भी अपनी जाल चारों तरफ से बिछा दिए थे। नजदीकी पुलिस स्टेशन की मदद से जो आसपास के गांव वाले थे उनसे भी पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इसकी 2 बेटियां हैं जो घर से भाग चुकी हैं, और एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है तब उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि साहब 3 बेटियां, 2 बेटे। एक जो बेटा है वो 9 साल का है, उससे छोटा वाला जो बेटा है वो लगभग 6 साल के आसपास का है। सबसे बड़ी वाली बेटी जिसका नाम खुशबू है, उम्र जिसकी 24 साल के आसपास। दूसरी बेटी जिसका नाम नरगिस है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास। तीसरी बेटी शब्बा, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास। सबसे बड़ी वाली बेटी का गांव के ही एक लड़के से अफेयर हो जाता है। उस वक्त वो विदेश में गया होता मजदूरी करने के लिए, खाने कमाने के लिए। उसी वक्त में उसकी बेटी को मौका मिल जाता है, मौका मिलते ही वो घर से फरार हो जाती है, भाग जाती है। वो बेटी कहां है इस बारे में ना वो बता पाया और ना ही पुलिस इसके बारे में अभी पता कर पाई है। दूसरी जो बेटी होती है नरगिस जिसका नाम है, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है। गांव के ही एक हिंदू लड़के से उसका अफेयर हो जाता है, मौका पाते हैं, वो भी भाग जाती है। उस वक्त वो विदेश में ही था। जब वापस लौट कर आता है तब उसकी कोशिश थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बेटी है और 2 बेटे बचे हैं। एक दिन बेटा उसका बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, जिसकी उम्र फिलहाल 9 साल के आसपास है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि उसको कैंसर है। जितनी भी उसकी पुश्तैनी जमीन थी उस पुश्तैनी जमीन को वो बेच देता है अपने बेटे के इलाज कराने में, लेकिन बेटे का इलाज हो नहीं पाता ठीक से। जैसा था वैसे का वैसा कैंसर जैसी बीमारी से वो अभी भी ग्रसित है। लेकिन उसकी 15 साल की बेटी रात को चुपके से एक दिन बात कर रही थी, और जैसे चुपके से बातचीत कर रही थी उसने उसका मोबाइल छीना और पता करने की कोशिश की तो गांव के ही एक हिंदू लड़के से उसका अफेयर शुरू हो जाता है। उसने अपनी बेटी के आगे हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाया, माफी उससे कहा कि बेटा 2 बहनें जा चुकी हैं, लोग मुझे बहुत बुरी तरह से ताने मारते हैं, तुम्हारा भाई बीमार है, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो, घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसने अपनी बेटी के सामने जितना गिड़गिड़ा सकता था उतना गिड़गिड़ाता है, लेकिन बेटी वो उस वक्त वादा कर देती है, लेकिन उसे मौका मिलता है तब भी वो उस लड़के से बातचीत करती थी। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब बेटी पकड़ी जाती है बातचीत करते हुए तो बाप का गुस्सा 7वां आसमान पे पहुंच जाता है। उसने एक प्लानिंग की, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग करने के बाद अपनी पत्नी और दोनों बेटों से कहा कि जाओ तुम रिश्तेदारी में घूम के आओ, फिर हम लोग कहीं और बातचीत करेंगे। अब ऐसी स्थिति में पत्नी दोनों बेटों को लेकर चली जाती है। उसे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि घर में होने वाला क्या है। घर में उसकी बेटी होती है जिसकी उम्र 15 साल है, शब्बा जिसका नाम है। बूढ़ी माँ होती है जिसकी उम्र लगभग 90 साल के आसपास होती है, जिसका नाम सादिया होता है। और इसी बीच में उसने मौका पाता है अपनी बहन जो कि पडरौना थाना लगता है उसी का गांव इलाके की रहने वाली होती है। उसकी बहन नाम उसका नूर जहां होता है, वो भी बुजुर्ग उसकी बहन है। और अपने बहनोई जिसका नाम होता है मजहबुल्लाह, उसको भी वो बुलवा लेता है, बहन और बहनोई को बुलवा लेता है। और बुलवाने के बाद जब मौका पाता है रात में वो अपनी बेटी की हत्या कर देता है। ये तीनों मिलने के बाद उसकी हत्या करते हैं। शरीर के 6 टुकड़े कर देते हैं, गर्दन अलग, दोनों हाथ अलग, दोनों पैर अलग, और उसको बाकायदा एक कपड़े में, पिन्नी में, पॉलिथीन में लपेट कर उसको बक्से के अंदर रख देते हैं। जो सर होता है कहते हैं कि इसको इसके साथ नहीं रखेंगे, इसको अलग फेंक देंगे। अगर ये सर भी साथ मिल जाएगा तो पहचान करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद गांव के तालाब में उसके सर को फेंक देते हैं, और जो बक्सा होता है बक्से को ई रिक्शे पे रखा जाता है, क्योंकि वो तो ई रिक्शा चलाता है। और यहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर तुम कहीं एक रेलवे स्टेशन है, वहां जाता है। वहां जाने के बाद छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस में 15,114 नंबर जो रेलगाड़ी होती है उसके S1 बोगी में जाता है। उस वक्त रात में लोग सोए हुए थे और ये समय हो रहा था 10 बजकर लगभग 41 मिनट के आसपास। उस S1 बोगी में उसके बॉडी को, इसके जो संदूक था उसको रख देता है, और वो उस डिब्बे से ना निकल के उससे अगले वाले डिब्बे में चला जाता है। और अगला वाला जो डिब्बा था वो दरअसल AC का डिब्बा था, और उसके अंदर कैमरे लगे हुए थे। उसको नहीं पता था कि वो कैमरे की जद में आ जाएगा। जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है, चलने लगती है, तुरंत ही वो उस अगले वाले डिब्बे से होते हुए निकल जाते हैं, और ये सोचकर कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अगले वाले बोगी में लगे हुए उस सीसीटीवी कैमरे ने उनके चेहरों को एकदम साफ कर दिया, और जो धुंधली हुई तस्वीर से जो थी उसको लोगों से पूछताछ के बाद क्लियर हो जाता है।
फिलहाल पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। फिलहाल घर में उसकी बूढ़ी मां है जिसकी उम्र लगभग 90 साल के आसपास है, उसकी पत्नी है और 2 बेटे हैं। उनमें से एक बेटा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस पिता के सामने भी कितनी अजीब विचित्र मजबूरी फंस गई थी कि पहली बेटी भी भाग गई, दूसरी बेटी भी भाग गई, तीसरी बेटी भागने की तैयारी में थी। उसने उसको ऐसा रोका कि जिंदगी में कभी शायद वो कहीं उसकी आत्मा भटकती रहे तो भटकती रहे, लेकिन कभी वापस लौटकर वो आ ही नहीं सकती। जाते जाते अलन अलिफ्सा मंसूरी और शवा अंसारी हैं, रमाकांत गुप्ता हैं, देवराज सारण हैं जो बाड़मेर के रहने वाले हैं, मोनू यादव गुरुग्राम के रहने वाले हैं, कृति हैं जो झारखंड की रहने वाली हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और दिलशाद खान उनकी पत्नी है नजरा खातून, आज इनकी शादी की सालगिरह है। और झारखंड के रहने वाले हैं सुरेंद्र दास, आज इनकी भी सुरेंद्र दास, आज इनकी भी शादी की सालगिरह है। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है जिसमें राज नारायण मौर्य हैं, वर्षा पासवान, भगत सिंह, कुलवंत सिंह, कमलेश चौधरी, संजय कुशवाहा, ललित कुमार, जीनत शेख, इरफान रशीद, लखविंदर यादव, मिथिलेश कुमार, वीर यादव, दुर्गेश कुमार बिंद, बिलाल उमर अंसारी, मुदित शर्मा, संत लाल चौधरी, मीना ठाकुर, आकाश कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।